नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवर्ती। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ शरद पवार की। जी हाँ, उन शरद पवार की जो कि केंद्र में भी विभिन्न पदों पर मंत्री रहे और बड़ा कद्दावर महाराष्ट्र के नेता हैं, जिन्होंने कुछ दिन पूर्व ही 9 जो नेताओं ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री को, जिसमें कि सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही गई थी। और वो शरद पवार की पार्टी जिन्हों की 18-19 दल एकत्रित होकर जिन्होंने विजय पार्क तक जुलूस निकाला और इस बात की मांग की कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर सरकार लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, तो वो शरद पवार ही कल बाकायदा एक टीवी चैनल पर, जिसे मैं एनडीटीवी की बात कर रहा हूँ, एक साक्षात्कार देते हुए दिखे, जिसमें कि उन्होंने जेपीसी मांग को लेकर जो वो लगातार वो सदन में उसके पक्षधर रहे हैं, वो कल जेपीसी से कन्नी काटते दिखाई दिए। उन्होंने साफ कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है तो जेपीसी की कोई ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से जिस प्रकार से विपक्ष विभिन्न तरह के मुद्दे उठा रहा, उससे किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है। विपक्ष को खासकर विभिन्न मुद्दों पर, जो कि महंगाई है, भ्रष्टाचार है और विभिन्न तरह के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष उस पर चर्चा न करके फालतू चीज़ों पर चर्चा कर रहा है। निश्चित तौर पर शरद पवार जी, जो कि जिन्हें की राजनीति में आए 56 वर्ष करीब उन्होंने सक्रिय राजनीति में गुजारे हैं, आज भी वो एक विपक्ष की सशक्त आवाज़ माने जाते हैं। महाराष्ट्र में भी महाविकास अघाड़ी के भी वो सूत्रधार थे। लेकिन उन्हीं शरद जी को जब मैंने इस तरह की बात करते हुए देखा, तो मुझे बहुत ही आश्चर्य मिश्रित दुख भी हुआ, क्योंकि वो शरद पवार जी एक ऐसे नेता माने जाते हैं जो कि मजबूती से अपना स्टैंड रखते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो पलटते हुए आए और उन्होंने जेपीसी की मांग पर कन्नी काटी, तो उससे ऐसा महसूस होता है कि उन पर किसी न प्रकार का दबाव है। वो दबाव इस बात का भी हो सकता है क्योंकि शरद पवार का पूरा परिवार, उनके दामाद, उनके भतीजे अजित पवार, जो कि उप मुख्यमंत्री भी महाराष्ट्र के रहे और वहाँ भी वो भी कद्दावर नेता हैं, पार्टी में भी उनका रसूख है। उनके दामाद अधिकांश लोग ईडी की निगरानी में, कई बार उन पर सीबीआई पूछताछ भी कर चुकी है उनके परिजनों से। तो ऐसा महसूस होता है कि उन्हें ईडी के जरिए ही हैंडल किया गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको अपने ब्लॉग में कई बार बताया है कि जब तक 2024 का चुनाव होगा, विपक्ष के कई नेताओं को इसी प्रकार विभिन्न सरकारी माध्यमों के जरिए उनको तोड़ा जाएगा और उनके साथ विभिन्न तरह के ऐसे मुद्दे उठाए जाएंगे जिनसे कि उन्हें मजबूरन विपक्ष के साथ न जाने के लिए मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मायावती और बंगाल में, जैसा कि हर बार होता है कि जब चुनाव का समय आता है तो ईडी और सीबीआई वहाँ निश्चित तौर पर वो सक्रिय हो जाते हैं। इस बार भी वहाँ सक्रिय होंगे। लेकिन देखना ये है कि विपक्ष के मद्देनज़र कितने ऐसे विपक्षी नेता होंगे जो कि सरकार के खिलाफ खड़े हो पाएंगे।
जैसा कि शरद पवार जी को देखा, जैसे कि गुलाम नबी आज़ाद जी को देखा, जैसे कि कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया के सुपुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि खुद भी कांग्रेस के एक मजबूत स्तंभ रह चुके हैं, और वो बाद में सांसदीय का चुनाव हारने के बाद वो भाजपा में आए और राज्यसभा के जरिए उन्होंने प्रवेश करके मंत्री भी बने। तो निश्चित तौर पर उन लोगों के जरिए, खासकर जो पुराने कांग्रेसी रहे हैं, उनके जरिए कांग्रेस को टारगेट करने का काम हो रहा है, ऐसा दिखाने का काम हो रहा है कि जिस पर ये बेकार की बात होगी उसमें, और इस तरह के जो मांग विपक्ष उठा रहा वो गलत है। निश्चित तौर पर जब ये मांग विपक्षी नेताओं की ओर से उठती है तो निश्चित तौर पर विपक्षी एकता कमज़ोर होती है, लेकिन जो आम जनता है या अन्य लोग भी हैं वो भी इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरह से गलत तरीके से विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार के प्रधानमंत्री जी ने कल फिर परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर अपनी बात मजबूती से रखी, तो निश्चित तौर पर इस संबंध में भी हमने एक कार्यक्रम किया था, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी को सलाह दी गई थी कि वो अपने पार्टी को या उनके पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के भ्रष्टाचार पर भी निगाह रखें। तो देखना ये होगा कि लोकसभा, जिसके लिए अब 1 साल से कम का वक्त रह गया है, विपक्षी नेता अपने स्टैंड पर खड़े रह पाते हैं या उन्हें मजबूरी में वो सत्ता दल का ही उनको समर्थन करना पड़ता है मजबूरीवश। ये देखने की बात होगी जिस तरह से शरद पवार जैसे कद्दावर नेता दूसरे पाले में जाते दिखाई दिए, जिन्हें कि विपक्षी एकता का मजबूत चेहरा माना जाता है और जो लगातार कांग्रेस का विभिन्न मुद्दों पर समर्थन आगे बढ़कर करते रहे हैं, तो उनका सत्ता पक्ष के पक्ष में खड़ा होना ये दर्शाता है कि अभी और भी ऐसी चालें चली जाएंगी। देखना ये होगा कि विपक्षी नेता कितने मजबूती से सत्ता दल के दबाव का सामना कर पाते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।